बहुत बार ये होता है कि जैसे ड्रोन शॉट लेना है वरमाला का, तो उस टाइम ड्रोन की बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है तो शॉट नहीं आ पाता, लेकिन अब AI आ गया है तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। मेरा नाम है एंडी शर्मा। लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। तो दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर हर दिन काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि इंस्पायरिंग हैं। बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम वो भी दिखाते हैं। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं और उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं नितेश भाई, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कि अभी जयपुर में रहते हैं। तो नितेश भाई से ही बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो क्या हाल है नितेश भाई? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाइए, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई, शुरुआत कहाँ से करी, कैसे करी और आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैंने फ़ोटोग्राफी करियर की स्टार्टिंग की थी कोचिंग से। अच्छा। जयपुर में ही। अच्छा। 2 साल पहले। अच्छा। तो हमने कोचिंग में बेसिक सीखा, फंडामेंटल सीखे फोटोग्राफी के। उसके बाद से स्टूडियो ज्वाइन किया, प्रैक्टिस की, शूट्स पे जाता था, तो ऐसे करके स्टार्टिंग हुई। तो अभी आप कहाँ पे क्या क्या काम करते हैं अभी फ़िलहाल? अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ जितनी भी काइंड्स ऑफ फोटोग्राफी होती हैं, जैसे वेडिंग्स, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अलग अलग काइंड्स की, ताकि आगे जाके कोई भी एक पर्टिकुलर जॉनरा सिलेक्ट कर सकूँ। कितने टाइम पहले आपने ये चीज़ स्टार्ट करी थी और किसने आपको सजेस्ट किया कि भाई फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, या आपका खुद का इंटरेस्ट था इसमें? स्टार्टिंग मैंने की थी स्पोर्ट्स को देखकर। अच्छा। क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं जाना चाहता था, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब मैं खेलता था, बॉक्सिंग वगैरह। तो उनमें जा नहीं पाया फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। लेकिन बाद में धीरे धीरे और फील्ड से एक्सप्लोर की कि इनमें और क्या कर सकते हैं। तो जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स के अंदर ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की, तो उनमें एक फ़ोटोग्राफी भी आया था। अच्छा। कि आप पर्टिकुलर फोटोग्राफी भी कर सकते हो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में। मैंने फ़ोटोग्राफी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, Udemy से सीखा बेसिक्स। उसके बाद पता चला कि सिर्फ ऑनलाइन से नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। फिर कोचिंग से स्टार्ट किया, बेसिक्स सीखे वहाँ से। तो स्टार्टिंग में तो था कि बस फोटोग्राफी ही करना है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब और जोनरा देखे फोटोग्राफी के, और काइंड्स ऑफ फोटोग्राफी देखे, इवेंट्स किए, तो वो भी अच्छे लगे। फिर पॉलिटिकल जो कंटेंट है वो मैं पहले इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता था। फोटोग्राफी जो लाइन है उसमें मतलब लोगों को लगता है कि यार कुछ नहीं है इसमें, तो बस खाली बटन दबाना है और फ़ोटो खिंच जाएगी। तो ऐसा कुछ है कि, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे भी हैं, जैसे कुछ लोग हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे, तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस फील्ड में आगे फ़ोटोग्राफी करें, या उनका इंटरेस्ट होता है, बट उनके पेरेंट्स थोड़ा नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि यार खाली फ़ोटो खींचना, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ है इसमें? हाँ, ऐसा मतलब हर जगह देखने को मिलेगा आपको इंडिया में कि फ़ोटोग्राफी को लुक डाउन किया जाता है। अच्छा। कि आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपकी शादी नहीं होगी, आपको पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा। बट ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क, इन सब पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि आपको कितना अच्छा काम आता है, आप किन लोगों के साथ काम करते हो, आप किस टीम में हो, इन सब पे डिपेंड करता है। तो सिटी में ज़्यादातर लोगों को पता है कि फ़ोटोग्राफी क्या होती है, पर गांव में सिर्फ वेडिंग्स का पता है लोगों की, सिर्फ वेडिंग्स होती हैं फ़ोटोग्राफी के अंदर। और उनके लिए यही है कि बस आपको 16 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, 20 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। उनको ये भी नहीं पता कि पर आवर आप 10,000 भी चार्ज कर सकते हो, 25,000 भी चार्ज कर सकते हो। अच्छा। मतलब नॉलेज है वो जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनको कम है इस बारे में। जैसे कि बाहर कंट्रीज़ हैं यार, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी अलग ही वैल्यू होती है, उनको मतलब अलग रिस्पेक्ट के और उससे देखा जाता है कि यार एक प्रोफेशनल वो है। बट इंडिया में क्या है, जो मेंटालिटी है वो थोड़ी अलग टाइप की है। मतलब वहाँ लोगों को यही लगता है कि यार फोटोग्राफर ही तो है, इधर आ उधर आ, शादी में ये मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते हुए खींच ले फ़ोटो, खींच रसगुल्ला खिला रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यार आपको लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है इस चीज़ का, अगर लोग भी है वैसे करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में जाते थे तब बुरा लगता था, लेकिन जब अच्छी वेडिंग्स की तो उनमें लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं आपको, अच्छे से बात करते हैं। तो लेकिन आप जैसे जैसे करते हो तो आपको पता चलता है कि ये लोगों का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आप अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जो एजुकेटेड होते हैं वो आपको अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। और वेडिंग वगैरह में तो जैसे पूरी रात भी जागना पड़ता है, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत दिक्कत हुई हो, परेशानी? हाँ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, जैसे 2-2 दिन तक आपको सोने को नहीं मिलेगा। अच्छा। ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आपको 2-2 हज़ार किलोमीटर रेगुलर बेसिस पे। और
पैसे भी अटक सकते हैं आपके, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं करियर में। और इस फील्ड में यार ये भी बहुत बार होता है कि मतलब लोग काम भी करवा लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है सिचुएशन। हाँ, ये होता है, हर फोटोग्राफर के साथ होता है। अच्छा। लेकिन मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि काम एक आदमी से अटका है और 8 बिलियन पॉपुलेशन है, आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो जो लोग जैसे कई लोग डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, मैंने देखा है कि वेडिंग्स में मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे ड्रिंक करने के बाद ऐसे बदतमीजी भी कर देते हैं, बोलते हैं मेरी फोटो की जो मेरी की। हाँ, वो पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि आपको सिर्फ हमारी फोटो खींचनी है, दूल्हे पे फोकस नहीं करना। जबकि वेडिंग दूल्हे की है तो दूल्हे पे फोकस करना पड़ता है, और पैसे दूल्हे ही देगा तो दूल्हे पे फोकस। लेकिन उन लोगों को कैसे समझाएं यार, क्योंकि अब कोई समझदार आदमी हो, चलो एजुकेटेड अच्छा हो तो वो समझ जाएगा, बट ऐसे लोगों को लगता है कि लेबर की तरह है ये, तो वो वैल्यू नहीं समझते। आपको उसी मेंटेलिटी से जाना पड़ता है। अगर कोई आपके पीछे पड़ रखा है तो आपको उसको अवॉइड करना है जितना हो सके उतना। अच्छा। तो ये सब चीज़ें आपको जैसे आप जाते हो ट्रायल करके सीखनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, कि उनको कैसे अवॉइड करें। उनके 1-2 फोटो खींच के आपको पोजीशन चेंज करनी है, दूसरी जगह जाना है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ देखते हैं हम, जैसे कोई भी वेडिंग हो या कोई इवेंट होता है तो फोटोग्राफर जो होते हैं यार वो भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, वो भी बहुत मेहनत से अपना स्किल सीखते हैं, टैलेंट होता है उनमें, क्रिएटिविटी होती है। तो कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि इवेंट ख़त्म हो गया है, शादी ख़त्म हो गई, तो उनको कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता है। मतलब सबसे बहुत एक बेसिक चीज़ होती है कि खाने के लिए आप पूछोगे, अगर चाहे कोई भी आप किसी को भी बुला रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपना काम करने आया, तो वो ज़रूरी चीज़ एक होती है कि उनसे एटलीस्ट खाने के लिए ध्यान रखा जाए। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा है, पूरा आपने काम किया हो पूरे टाइम? हाँ, मोस्टली शूट्स पे होता है कि क्लाइंट आपको एकोमोडेशन, ट्रैवल एंड फूड, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन वो जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है, वो ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे कोई लोकल शूट है, जैसे कोई शॉप का शूट है, कोई लाइफस्टाइल शूट है इन्फ्लुएंसर का, तो वो सब ये नहीं कर पाते क्योंकि उनका बजट कम होता है। अच्छा। तो वो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको 14 घंटे काम करना है तो आप खाना खा के निकलो पहले से। तो यार मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब सोचो लोग खाना खा रहे हैं, वो बोलते हैं कि खाना खाते हुए भी शूट करो, ये करो, बट उसके बाद अब इंसान सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है तो उसको भी तो भूख लगेगी ना, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। हाँ, ये बीच में जो काइंडनेस का फैक्टर है वो मतलब कई बार नहीं होता है, तो वो सब फेस करना पड़ता है करियर में। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इवेंट या फंक्शन में, वो होता है एक फोटोग्राफर, क्योंकि वो आपको चीज़ें बना के देगा जो उस चीज़ में इवेंट में हुई होती हैं, चाहे फ़ोटोज़ हों चाहे वीडियोज़ हो। लेकिन उसी का ध्यान अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो वो कैसे मन से काम कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए इसके बारे में। तो आपकी लाइफ में और क्या क्या ऐसा स्ट्रगल का टाइम रहा है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो इस चीज़ के लिए? स्टार्टिंग में तो जो कोचिंग थी उनसे स्टार्ट हुआ था कि जो फीस वगैरह है वो सब मैं लोन वगैरह पे लेके आया था। अच्छा। तो कोचिंग में क्या होता है कि आपको फ़ीस देनी पड़ती है टाइमली, मंथली। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्लास से उठा देंगे बीच से। अच्छा। तो वो हुआ है मेरे साथ कि आपके पास फीस नहीं है तो आप क्लास नहीं ले सकते, आप बीच में से उठ के जाओ। तो वो सब हुआ, लेकिन उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन किया, सीखा अलग से। तो अभी जैसे काफ़ी आपने मेहनत भी करी है और अभी काम भी कर रहे हैं अच्छा, तो अभी कैसा लगता है जब वो टाइम याद आता है? तो अब अच्छा लगता है। जैसे कोचिंग के किसी दोस्त ने कैमरा हमें दिलाया था, हम साथ ही काम करते हैं, तो हम सेम कोचिंग में गए थे वापस शूट करने के लिए फ्री में। अच्छा। तो जो कोचिंग का टीचर था जिसने हमें सिखाया था, उसने बहुत प्राउड फील किया था कि इसने फीस के कारण कोचिंग छोड़ी और करियर नहीं छोड़ा, मतलब उसी लाइन में कंसिस्टेंट रहे। और आज कोचिंग के अंदर ही हमें वर्कशॉप दे रहे हैं फोटोग्राफी की, बेसिक्स की। तो लोगों को ज़्यादातर मोस्टली ये लगता है कि यार जो फोटोग्राफर है वो खाली सीख के आ जाते हैं, जैसे किसी उस्ताद ने सिखा दिया, उसको काम आएगा और बटन दबाएगा, फ़ोटो खिंच जाएगी, बस इतना ही काम होता है। बट इसके लिए क्या मेहनत और क्या पढ़ाई लगती है, क्या कितनी नॉलेज आपको है? इसमें पूरे टेक्निकल एक्सपेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। अच्छा। फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मोस्टली जो फोटोग्राफी है वो 10% फंडामेंटल्स है, बाकी 90% आपकी क्रिएटिविटी है। अभी कोर्सेज भी चलते हैं कॉलेजेस के अंदर। पहले कॉलेजेस के अंदर होता था कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाते थे, लेकिन अब प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी सिखाते हैं आपको, लाइटनिंग वगैरह सब सिखाते हैं बेसिक से। तो इसमें जैसे फोटोग्राफर होने का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान भी है, क्या लगता है? फ़ायदे कुछ ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है। अच्छा। अलग अलग आप जगह एक्सप्लोर करते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब गांव में रहते हो आपको कुछ नहीं पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। आप अलग अलग 5 स्टार होटल्स में जाते हो, अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी के लोगों से मिलते हो। जो आप सेलेब्स फ़ोन में देखते हो
आप अचानक से एक दिन उनके पीछे जाके शूट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी रिसेंटली मैंने समय रैना से मिला मैं। अच्छा। तो मतलब मैं उनका काम मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, बट उनके पीछे जाके शूट करना बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके कॉन्टेक्ट से ही मैं 2-3 स्टैंड अप से और मिला, तो जिनको मैं फ़ोन में देखता था पहले, अब मैं उनको लाइव देख रहा हूँ। इसमें नुकसान क्या है फोटोग्राफर होने का? नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं है, बस जेब थोड़ी खर्चीली होती है। जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो महंगे आते हैं, आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं है इक्विपमेंट की, चोरी हो सकते हैं आपके इक्विपमेंट, टूट सकते हैं कभी, टूट सकते हैं गिरते ही कुछ। एक लेंस टूट गया था, गिर गया था आपके हाथ से। हाँ, वो स्टोरी है थोड़ी। अच्छा। तो वो लेंस भी जो आते हैं दोस्तों, मतलब 2-2 लाख, 3-3 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख तक के लेंस आते हैं कैमरा के। तो जिनको लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे आपके कोई दोस्त हैं तो बोलते हैं कि यार मेरा शूट कर दे, मेरी फ़ोटोज़ ले दे, तो जैसे भी बोलते होंगे। स्टार्टिंग में जब आप करियर स्टार्ट करते हो तो आपको फ्री में बहुत शूट्स करने पड़ते हैं। अच्छा। लेकिन ये फोटोग्राफी का एक पार्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट्स और रेफरेंसेस मिलेंगे आगे जाके। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि कोई फोटोग्राफर हो तो लड़कियां उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, आती भी हैं, हाँ, ये बहुत सुना है मैंने कि फोटोग्राफी इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि उनको मॉडल्स को अप्रोच कर सकें वो। अच्छा। फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं लोग, हाँ। अलग अलग शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि आम लोगों को नहीं पता है एक फोटोग्राफर्स के बारे में, कि भाई उनका लाइफ में ये चीज़ें ऐसी भी होती है, कुछ ऐसा है अलग से? हाँ, जैसे कई लोगों के हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, हाँ। लॉन्ग स्टैंडिंग होने से। कई लोगों के मतलब फैमिली रिलेशनशिप भी नहीं चल पाते। अच्छा। तो आप लोग जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको मिलता है पैसा? जो स्टार्टिंग करते हैं करियर में तो उनको स्टार्टिंग में 3 to 4 इयर्स मतलब स्ट्रगल ही करना पड़ता है। जो पेमेंट है वो नहीं मिलता है। बहुत जगह तो देते ही नहीं है, पैसा ही नहीं हाँ। देते हैं, तो वो चीज़ सबसे गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अभी क्या प्लान है फिर? अभी शादी वादी का क्या सीन है? नहीं, अभी शादी तो नहीं, अभी तो करियर पे फोकस्ड है, स्टेबल करियर बनाना है अभी तो। अच्छा। इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी है कुछ, अच्छा। घूमना फिरना है, लोगों से मिलना है, अलग अलग तरीके का काम देखना है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट हो और आपने शूट किया और सबसे इम्पोर्टेंट फोटो ही मिस हो गई? हाँ, जैसे बहुत बारी होता है कि जैसे ड्रोन शॉट लेना है वरमाला का, तो उस टाइम ड्रोन की बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है तो शॉट नहीं आ पाता। लेकिन अब AI आ गया है तो हो जाता है कुछ ना कुछ। AI से बन जाता है सब। हाँ। लेकिन ये क्लाइंट को तो नहीं पता ना AI वाला। हाँ, क्लाइंट को नहीं पता। अच्छा। अब जैसे शादी वादी में भी बहुत पूरी रात जगना पड़ता है, मतलब सुबह तक, विदाई तक का वेट करना पड़ता है, तो मतलब बीच में कभी ऐसा हो गया नींद आ गई हो, विदाई हो गई हो? मोस्टली होता है कि आप 2 दिन से नहीं सोए हो, हाँ। वेडिंग कंटिन्यू चल रही है, आप एडिट्स भी डिलीवर कर रहे हो क्लाइंट्स को, थक भी गए हो, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो उस थकान के दौरान कई बार ये होता है कि आप जो मेन मोमेंट है उस टाइम आप सो रहे हो और आपको क्लाइंट आके जगा रहा है कि भाई फ़ोटो लेना, तू क्या कर रहा है। अच्छा। तो ये सब होता है। तो कोई ऐसा मैसेज जो कि हमारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे, जैसे कि कोई अगर चाहता है इस लाइन में जाना फोटोग्राफी में, तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो बिगिनर्स है उनके लिए जो मेन एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले फंडामेंटल सीखो, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कैमरा के वो सीखो। थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको गेन करना ही पड़ेगा। तो उनके पेरेंट्स को कुछ बताएंगे कि जो करना चाहते हैं उनके घर वाले, ताकि उनको समझें और रोके ना, ऐसा कुछ? ये सेम स्पोर्ट्स की तरह है, जैसे स्पोर्ट्स को पहले इंडिया में लुक डाउन करते थे। हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे हरियाणा पंजाब साइड के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लोग गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं, तो वैसे ही अब फोटोग्राफर्स को जैसे अवार्ड्स मिलते हैं, जिस टाइप की सैलरीज मिलती हैं, तो आप जब घर वालों को दिखाओगे, अपना वर्क दिखाओगे, आप 2-3 साल काम करके, आप अगर कॉलेज भी कर रहे हो और साइड बाय साइड आप फोटोग्राफी को प्रोफेशन लेके चल रहे हो और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक उनको बिलीव नहीं हो पाएगा। और जो लोग हैं कि जिनको लगता है कि यार कि कैमरा है, एक सिर्फ फोटो खींचनी है और कैमरा कितने का ही होगा, तो उनको एक बार बताएं कि एक कैमरा, अच्छा खासा कैमरा की कितने कॉस्ट आती है? एक मिड रेंज कैमरा जिसके अंदर आपको लेंसेज वगैरह चाहिए, सब चाहिए, जो बेसिक आपका किट होना चाहिए, वो स्टार्टिंग 6 to 7 लाख है। 6 से 7 लाख रुपए जो कि एक कैमरा, अच्छा कैमरा किट की कीमत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको पैसा भी दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप उनको अमाउंट भी दें, ताकि उनका भी गुजारा हो, वो भी लोन पे, EMI पे कैमरा लेते हैं, वो भी पे कर पाएँ, तो उनको भी अच्छा लगे कि एक अमाउंट ऐसा दें और किसी का पैसा मारे ना। बस अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको पैसा टाइम पर दें, तो और ताकि वो अपना भी सर्वाइव कर पाए आगे। कैमरा किट में भी भाई एक लेंस जो होता है, सिंगल लेंस 2-2, 3-3 लाख। अब मैंने आपको बताया कैमरा के छोटे एक मेमोरी कार्ड जो होता है 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार का मेमोरी कार्ड आता है। तो ये चीज़ें देखने में आपको लगती है, बट ऐसा है नहीं। हर चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव है, हर चीज़ में नॉलेज
ज़रूरी है, बिना नॉलेज के कोई ये चीज़ें नहीं कर सकता है। तो पढ़ाई आपने अच्छी खासी करी, अभी आप काम भी कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसा मैसेज जैसे देना चाहें लोगों को जो कि आपके स्ट्रगल से आपको लगता है कि ये मैसेज मैं बताना चाहूँगा लोगों को। जब आप कैरियर की स्टार्टिंग करते हो तो आपको लगता है कि हमें तो छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ होगा नहीं अपना, तो वो घर वालों के अलावा आपको खुद भी सेल्फ रियलाइज़ होता है एक पॉइंट पे कि कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं एक बार के लिए, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो उसमें 1 या 2 महीने, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं करना चाहिए था, जो अपन कर रहे हैं, जो अपना मन था वही करो आप। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड को हम यहीं पर एंड करेंगे। इनकी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आगे मिलेंगे दूसरे किसी और मेहमान के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तो सबकी स्टोरी, सबके स्ट्रगल, सबकी मेहनत हम आपको दिखाएंगे। कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, क्या क्या गलतियाँ उसने अपनी लाइफ में करी, ताकि उन गलतियों को देखकर आप सीखें और वो गलती हम आपको ना करने दें। तो यही फ़ायदा हम आपको देना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस एपिसोड का। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कैसा लग रहा है हमारा ये जो छोटा सा शो हमने एक बनाया है, उसमें कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? मैं भी इंटरनेट पे बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ। हाँ। तो जो आपने स्टार्ट किया है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मोस्टली लोग बुलाते हैं जो नॉन लोग होते हैं, सेलेब्स होते हैं उनको, बिल्कुल। बट आप जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को बुला रहे हो, उनकी स्टोरीज बता रहे हो, बहुत ही अच्छा है। तो यही स्टोरी हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि देखो, इंसान बोलता है ना कि यार गलती करने से हम सीखते हैं, ठोकर खा के, तो हम भाई ठोकर आपको खाने ही नहीं देंगे, दूसरे की ठोकर से ही आपको सिखा देंगे कि कैसे गलतियाँ होती हैं, ताकि आप समझ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद।